हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे कुछ टॉपिक हो चुके हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसी सब्जी की बात करने वाले हैं जिसका नाम होता है पत्ता गोभी, जिसे हम कैबेज भी कहते हैं। तो इसके आज हम बात करने वाले हैं। जो वेजिटेबल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पत्ता गोभी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी सामान्य उसका परिचय देखते हैं। तो पत्ता गोभी एक महत्वपूर्ण शीतकालीन सब्जी फसल है, यानी कि ये जो रबी की फसलें होती है जो सर्दियों में बोई जाती है उन फसलों में से एक है। वो भी एक सब्जी वाली फसल है जो ब्रेसिका परिवार से संबंधित है, यानी कि इसका जो फैमिली होती है वो ब्रेसिकेसी होती है, या फिर हमें इसे क्रूसीफेरी भी हम इसको कह सकते हैं ना। इसकी जो फैमिली होती है वो ब्रेसिकेसी होती है। ये भी आपको याद होना चाहिए, फैमिली आपसे पूछी जा सकती है। इसकी खेती पूरे भारत में की जाती है। इसका मुख्य उपयोग जो होता है वो सब्जी और सलाद के रूप में किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग भी यहाँ पे आ गया कि इसका उपयोग सब्जी में या सलाद में किया जाता है। और पूरे भारत में इसकी जो खेती है वो की जाती है। उपयोग की बात करें तो सामान्यतः सब्जी में किया जाता है, सलाद के रूप में किया जाता है, अचार बनाने में भी किया जाता है। और इसके साथ यदि हम बात करें कि सौंफ और जो फास्ट फूड होते हैं ना, बर्गर पिज्जा वगैरह, इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पत्ता गोभी का। और इसका जो पोषक महत्व क्या है, यानी न्यूट्रिएंशियल इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो पत्ता गोभी होती है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होती है, यानी कि जो पत्ता गोभी होती है उसमें विटामिन सी जो होता है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है, यानी कि इसमें जो फाइबर होता है वो भी अच्छा होता है, यानी कि और इसके साथ ही ये जो पाचन क्रिया होती है उसको भी बेहतर बनाती है, बढ़िया बनाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं मेडिकल इंपॉर्टेंस की। तो पत्ता गोभी है वो कैंसर से बचाव में भी सहायक है। इसके साथ ही हृदय रोग के लिए भी लाभकारी है, कब्ज वगैरह को दूर करने में भी ये मदद करती है, और जो मधुमेह रोग होता है उसको भी ये कम करती है या उसके प्रति भी ये सहायक होती है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। अब हम इसकी बात करते हैं मेन जो बॉटनिकल वर्गीकरण होता है या जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसकी जो फैमिली होती है वो होती है ब्रेसिकेसी, या हम क्रूसीफेरी भी हम इसे कह सकते हैं। बॉटनिकल नेम इसका होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी ऑफ कैपिटाटा, यानी कि ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। वहीं यदि हम बात करें फूल गोभी के बॉटनिकल नेम की, तो फूल गोभी का बॉटनिकल नेम यहाँ तक तो सेम ही होता है, केवल कैपिटाटा की जगह वहां पे आपके बोट्राइटिस वे आपके नाम आ जाता है, यानी बोट्राइटिस यहाँ पे नाम आ जाता है कैपिटाटा की जगह। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो दोनों गोभियों में, फूल गोभी और पत्ता गोभी में 2n बराबर 18 होते हैं। और यदि हम इसकी और सामान्य बातें करें कि फल का प्रकार कैसा होता है, तो फल का प्रकार इसका होता है सिलिकुआ। खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है हेड, यानी कि इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है हेड। और यदि हम बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, यानी उत्पत्ति स्थान की बात करें, तो उत्पत्ति स्थान इसका होगा होगा भूमध्य सागरीय या जो मेडिटेरियन जो क्षेत्र होता है वो इसका उत्पत्ति स्थान होता है। पुष्पक्रम इसका होता है रेसिमोम, यानी पुष्पक्रम इसका कौन सा होता है? रेसिमोस इसका पुष्पक्रम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही यदि हम बात करें इसकी और कुछ सामान्य बातों की, तो इसमें जो वो परपरागण होता है वो भी कीटों के द्वारा होता है। ये एक प्रोटोगाइनिक रोग होती है और इसमें स्व अनिश्चयता पाई जाती है, यानी कि इसमें स्व अनिश्चयता भी पाई जाती है। तो ये भी आपको जो मैंने अभी बोल के बताई वो आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। पत्ता गोभी की पत्तियों से बना जो संघनशील होता है वो खाने योग्य होता है, यानी कि जो जिसे हम हेड कहते हैं, तो ये भी इसका खाने योग्य भाग होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जलवायु की बात करते हैं यानी क्लाइमेट की, तो पत्ता गोभी सामान्यतः शीतकालीन फसल है, यानी कि सर्दियों में बोई जाती है। तो इसके लिए जलवायु भी कैसी होनी चाहिए? ठंडी जलवायु होनी चाहिए। टेम्परेचर इसके लिए कैसा होना चाहिए? 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो टेम्परेचर इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अधिक तापमान होने पर हेड जो होता है उसका निर्माण प्रभावित होता है, यानी कि जो खाने योग्य भाग होता है हेड, यदि तापमान ज्यादा होगा तो वो सही से नहीं बन पाएगा, वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाएगा, वो प्रभावित होगा।
अब हम बात करते हैं सॉइल एंड सॉइल प्रिपरेशन की, यानी मिट्टी और मिट्टी तैयार करना या भूमि तैयार करने की। तो मिट्टी की बात करते हैं, जो पत्ता गोभी के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है दोमट मिट्टी, इसके लिए उपयुक्त रहती है। और पीएच मिट्टी का जो होना चाहिए वो 6 से 6.5 होना चाहिए, यानी हल्का अम्लीय होनी चाहिए मिट्टी, ये इसका पीएच होना चाहिए। और यदि इसके साथ ही हम बात करें, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। यानी कि ये लाइन तो आप सभी में जोड़ सकते हैं कि जितनी भी जो सब्जियां, फसलें जो भी होती है उनके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। सॉइल प्रिपरेशन की बात करते हैं तो खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई करनी चाहिए। इसके साथ ही मिट्टी को भुरभुरा और समतल बनाना चाहिए। खेत में गोबर की खाद मिलानी चाहिए, यानी कि सामान्यतः उसको भुरभुरा बनाकर उसमें जो खाद वगैरह है वो डालनी चाहिए, क्यारियां बनाकर रुपाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मेन जो आपसे पूछा जाएगा, टाइम ऑफ सोइंग एंड सीड रेट, यानी ये आपसे पूछा जाएगा। तो टाइम ऑफ सोइंग की बात करते हैं तो प्रारंभिक फसल के लिए हमें जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं, और मुख्य फसल के लिए हम इसमें अगस्त सितंबर में इसकी बुआई करते हैं। तो ये भी मुख्य जो है वो आपको याद रखनी है कि अगस्त सितंबर में इसकी बुआई है जो हम करते हैं। सीड रेट आपसे पूछी जा सकती है कि कितने किलो या कितने ग्राम जो बीज होते हैं प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त उपयुक्त माने जाते हैं। तो वो होते हैं 400 से 500 ग्राम, जो बीज होते हैं वो प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, आवश्यकता होती है। कितने? 400 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीजों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं मेन इसकी वेराइटियों की। तो एक होती है आपके गोल्डन एक्रे वेराइटी, जो कि पत्ता गोभी की एक प्रमुख वेराइटी है। प्राइड ऑफ इंडिया होती है, इसके साथ ही कुछ वेराइटी और है जिनके नाम मैं आपको बोल के बताऊंगा। पूसा ड्रम हेड होती है, अर्ली ड्रम हेड होती है, और इसके साथ ही आती है एक पूसा संबंध हो गई, पूसा अगेती हो गई, पूसा मुक्ता भी इसकी एक वेराइटी होती है, और गोल्डन एकड़ इसकी वेराइटी होती है जो मैंने पीछे बता दी। प्राइड ऑफ इंडिया, आपको मुख्यतः आपको इसमें कौन-कौन सी याद रखनी है? एक तो प्राइड ऑफ इंडिया याद रखनी है, एक गोल्डन एकड़ याद रखनी है, एक पूसा ड्रम हेड याद रखनी है, एक पूसा मुक्ता आपको याद रखनी है, और इसके साथ ही एक होती है इसकी कोपनहेगन मार्केट जो होती है वो भी इसी की वैरायटी होती है। तो ये मुख्यतः आपको वैरायटियां याद रखनी है इसमें। अब हम बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, यानी खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं। तो खेत में 20 से 25 टिन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डालनी चाहिए, और नाइट्रोजन इसमें 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो 60 किलोग्राम फास्फोरस देना चाहिए। 60 किलोग्राम में आपको इसमें पोटास देना चाहिए। कितने जगह में? 1 हेक्टेयर में, यानी प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम आपको पोटास और फास्फोरस देना चाहिए, और 100 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। नाइट्रोजन को 2-3 भागों में विभाजित करना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन को सीधा, यानी कि जो 100, भले 100 किलो दे रहे हो, भले 150 किलो, जितना भी आप दे रहे हो, उसको एक साथ नहीं देना होता है। यानी उसको बुआई के समय फिर वापस सिंचाई, पहली सिंचाई करते हो तब आधा दे देना चाहिए, यानी ऐसे 2 से 3 भागों में बांटकर आपको देना चाहिए। इरिगेशन की बात करते हैं, जो कि एक किसी भी फसल के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है, महत्वपूर्ण निर्णय होता है। तो रुपाई के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी जड़ें आसानी से बना ले, अपना विकास शुरू आसानी से कर सके। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करनी होती है, जल भराव नहीं होने देना। यानी कि इसमें क्या है कि जो सिंचाई होती है वो 7 से 10 दिन के अंतराल पर आपको करनी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कहीं पे भी जल भराव नहीं होना चाहिए, यानी पानी भरना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी अंतर क्रियाओं की, यानी कि जो समय-समय पर हमें इसमें निराई-गुड़ाई करनी चाहिए, इसके साथ ही खरपतवारों को हटाना चाहिए, और इस जो मिट्टी होती है उसको कठोर होने से रोकना चाहिए, यानी कि उसको मुलायम बनाते रहना चाहिए। पौधों के पास मिट्टी चढ़ाना चाहिए, पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये सब इसकी जो कल्चरल प्रैक्टिस जो होती है, सॉरी, जिसमें अंतर क्रियाएँ आती है, ये सब इसमें निराई-गुड़ाई वगैरह जो है वो हमें करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट इंसेक्ट और डिजीज की, यानी कीट और रोग की बात करते हैं। तो इंसेक्ट इसमें एक लगता है डायमंड बैक मोथ, जो कि पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप क्या यूज करेंगे? नीम तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। एफिड होता है, उसके लिए वो भी पौधे के रस चूसता है, और इसके नियंत्रण के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग करना चाहिए। रोगों की बात करते हैं तो इसमें एक रोग होता है ब्लैक रोट, जिसके लिए आपको
जो पत्तियों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही यदि हम बात करें इसके कुछ और रोगों की, तो उसमें आता है जैसे क्लब रूट हो गया, ब्लैक रूट जो मैंने बता ही दिया, ब्लैक लेग होता है, एक सफेद रोली भी इसमें लगता है, एक कर्ड रोग भी इसमें आपको देखने को मिलता है। और यदि हम बात करें दैहिक विकारों की, तो दैहिक विकारों में इसमें आपके आता है होलो स्टेम होता है, बटनिंग होता है जो नाइट्रोजन की कमी से होता है, जिसमें जो कर्ड होता है या जो हेड होता है वो छोटा रह जाता है। ब्लाइंडनेस होता है, व्हीटल होता है जो कि मोलिब्डेनम की कमी से देखने को मिलता है, रिसिनेस होता है जो अनियमित तापमान से आपको देखने को मिलता है। तो ये सब इसके क्या है कि जो दैहिक विकार और रोग वगैरह है जो आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही यदि हम आगे बात करें कि इसमें जो इसका नियंत्रण रोग मुक्त बीजों का उपयोग करना चाहिए। और लास्ट आपके आता है कटाई एवं उत्पादन यानी हार्वेस्टिंग और यील्ड की हम बात करें, तो हार्वेस्टिंग आपको इसकी कब करनी चाहिए, जब आपका जो हेड है, जो खाने योग्य भाग जो होता है हेड, वो सख्त हो जाए और तब फसल की कटाई करनी चाहिए। जो हेड होता है उसको चाकू की सहायता से अलग करना चाहिए या उसकी कटाई हमें करनी चाहिए। और इसकी जो उपज होती है वो होती है 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको इसकी उपज देखने को मिलती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और यदि हम बात करें इसके पौधरोपण दूरी की, तो इसमें आपको पौधरोपण दूरी जो होती है वो अलग-अलग जो यानी कि अगेती, मध्यम, पछेती इसमें आपको अलग-अलग रखनी होती है। एवरेज यदि आप बात करेंगे तो 45 से 30 सेंटीमीटर, 45 इंटू 30 सेंटीमीटर यानी कतार से कतार की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर रखनी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि पत्ता गोभी से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक में कौन सी सब्जी के बारे में आपको चर्चा करनी है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसी वेजिटेबल पर हम बात करेंगे। और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जल्दी मिलेंगे हम नई सब्जी के साथ, नई फसल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।